नमस्ते। और आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो लगभग हर दिन हमारी आर्थिक सुर्खियों का हिस्सा रहता है। भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर का समीकरण। आखिर रुपए की संरचना काम कैसे करती है और इसके लगातार होने वाले उतार चढ़ाव के पीछे का असली विज्ञान क्या है, आज हम यही डिकोड करेंगे। अब जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। क्या हो अगर $1 और $1 बिल्कुल बराबर हो जाएं? मतलब सुनने में तो ये किसी हसीन सपने के सच होने जैसा लगता है ना? एकदम से लेटेस्ट आईफोन या कोई चमचमाती स्पोर्ट्स कार बहुत ही सस्ते में मिलने लगेगी। लेकिन क्या ये सपना हकीकत में भी इतना ही सुहाना है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक खतरा छिपा है? तो इस विश्लेषण में हम इसी पूरे सफर को तय करेंगे। हम गिरते रुपए की आज की सच्चाई से शुरू करेंगे, फिर मुद्रा के इतिहास, विनिमय दरों के काम करने के तरीके, डॉलर के दबदबे और रुपए को जानबूझकर कमजोर करने के कारणों से होते हुए अंत में अर्थव्यवस्था को सुधारने की ठोस राह पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। गिरता रुपया, सुर्खियां बनाम हकीकत। आजकल हर जगह, चाहे वो अखबार हो या न्यूज़ चैनल्स, रुपये की गिरती कीमत को लेकर एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिलती है। और ये बेचैनी बेवजह नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए। हाल ही में बाजार में रुपए ने कुछ ऐसा गोता लगाया है कि ये लगभग 96.20 रुपए प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया। जब भी मुद्रा इस तरह निचले स्तर पर जाती है तो इसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल और बाहर से आने वाला हर जरूरी सामान तुरंत महंगा हो जाता है। लेकिन इसी बीच आपने शायद वित्त मंत्रालय का यह बयान सुना हो, रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अब इसका असल में क्या मतलब है? इसे निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और देखना होगा कि किसी भी मुद्रा की कीमत आखिर तय कैसे होती है। और यही हमें हमारे दूसरे खंड की ओर ले जाता है, मुद्रा का इतिहास। क्योंकि पैसे की कीमत हमेशा से अमेरिकी डॉलर के पैमाने पर नहीं नापी जाती थी। अगर हम समय में पीछे जाएं तो शुरुआत में तो बस सामान के बदले सामान बदला जाता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। फिर 16वीं सदी आई, जहां शेरशाह सूरी और मुगलों के सिक्कों ने वैश्विक व्यापार में अपना एक मानक स्थापित किया। उसके बाद 19वीं सदी में हमारा रुपया ब्रिटिश पाउंड से जुड़ गया। लेकिन असली गेम चेंजर आया साल 1944 में। इसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं, जब दुनिया भर की मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से जोड़ दिया गया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने डॉलर को अपने विशाल सोने के भंडार से बैक कर रखा था। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन 1960 के दशक में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत मात्र ₹4.76 हुआ करती थी। जरा सोचिए, ₹5 से भी कम। तो फिर इन दशकों में ऐसा क्या हो गया कि आज ये आंकड़ा 90 के पार पहुंच गया है? इसी को समझने के लिए हम अपने तीसरे खंड में आते हैं, विनिमय दरें कैसे काम करती हैं। आइए उन आर्थिक तंत्रों की परतें खोलते हैं जो आज के समय में किसी भी देश की मुद्रा की ताकत तय करती हैं। देखिए, वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से दो प्रणालियां काम करती हैं। एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जहां सरकार खुद अपनी मुद्रा की कीमत सख्ती से तय कर देती है। सऊदी अरब जैसे देश यही करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत और दुनिया की ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर चलती हैं। यहां कोई सरकार कीमत तय नहीं करती। इसके बजाय बाजार की मांग, आपूर्ति और देश की आर्थिक उत्पादकता ये तय करती है कि मुद्रा की असली कीमत क्या होगी। इसे एक बहुत ही दिलचस्प और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो देशों को 100 रुपए मिले और दोनों ने आम के बीज लगाए। जब पेड़ पर आम आए तो देश ए ने वो आम बस तोड़कर खा लिए, लेकिन देश बी ने कुछ अलग किया। उसने उन आमों से जूस और अचार बनाया और उसे बाजार में बेचा। इससे उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे वैल्यू एडिशन कहते हैं, और असल में यही उत्पादकता किसी भी देश की मुद्रा की असली क्रय शक्ति तय करती है। तो अब बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ, डॉलर का वैश्विक दबदबा। जब हम उत्पादकता का महत्व समझ गए हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि इन सब चीजों को नापने का सबसे बड़ा पैमाना अमेरिकी डॉलर ही क्यों है। इस चार्ट पर ध्यान दीजिए, यह भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी सच्चाई बयां करता है। हमारी विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन जरूरी चीजों को आयात करने में खर्च हो जाता है जिनके बिना काम नहीं चल सकता। इसमें 30% हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल का है और 10% सोने का। समस्या ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार इन चीजों के बदले हमसे रुपया नहीं लेता, उन्हें सिर्फ डॉलर चाहिए होता है। और यहीं से जन्म होता है व्यापार घाटे या ट्रेड डेफिसिट का।
आसान शब्दों में कहें तो जब हम दुनिया को अपना सामान बेचकर जो कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बाहर से सामान मंगाने में खर्च कर देते हैं तो हमें लगातार डॉलर की ज़रूरत बनी रहती है। और जब भी दुनिया में कोई युद्ध होता है या संकट आता है जिससे कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगती है तो ये घाटा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हमारा डॉलर रिजर्व खाली होने लगता है। डॉलर के मजबूत होने का एक और बड़ा कारण है, जब अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो विदेशी निवेशक दुनिया भर के बाजारों से अपना पैसा निकालने लगते हैं। वो अपना पैसा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाते हैं क्योंकि वहां उन्हें बिना किसी जोखिम के सुरक्षित और बेहतर रिटर्न मिलता है। इससे डॉलर की डिमांड और बढ़ जाती है। तो चलिए अब 5वें खंड पर आते हैं, रुपए का अवमूल्यन क्यों। अब तक की बातों से एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, अगर गिरता रुपया इतना ही नुकसानदायक है तो हमारे नीतिकार इसे जबरदस्ती डॉलर के बराबर क्यों नहीं कर देते। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में कई बार हमने खुद अपने रुपए की कीमत कम की है। 1949, 1986 और 1991 के ऐतिहासिक आंकड़ों पर गौर करें तो भारत ने जानबूझकर रुपए का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन किया था। क्यों? ताकि विदेशी कंपनियों को भारत निवेश के लिए सस्ता लगे। मुद्रा कमजोर होने से हमारे उत्पाद दुनिया के बाजार में सस्ते हो जाते हैं, जिससे हमारा निर्यात बढ़ता है। तो अगर आज हम बिना मजबूत आर्थिक उत्पादकता के कृत्रिम रूप से $1 को $1 के बराबर कर दें तो इसके परिणाम बेहद विनाशकारी होंगे। हमारे सस्ते श्रम का फायदा रातों रात खत्म हो जाएगा, विदेशी कंपनियां अपना कारोबार समेट लेंगी, निवेश रुक जाएगा और भारी बेरोजगारी फैलेगी। हमारे उत्पाद इतने महंगे हो जाएंगे कि दुनिया में उन्हें कोई खरीदेगा ही नहीं। ये हमें हमारे छठे और अंतिम खंड पर लाता है, सुधार की राह। आखिर इसका सही समाधान क्या है? अर्थव्यवस्था की बुनियाद को वास्तव में कैसे मजबूत किया जाए? इस पर विशेषज्ञों की एक स्पष्ट सहमति है कि हमें दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों की सख्त आवश्यकता है। इसके लिए प्रतिस्पर्धी टैक्स नीतियां बनानी होंगी ताकि हमारा टैलेंट देश छोड़कर ना जाए। हमें सिर्फ सर्विसेज पर निर्भर रहने के बजाय अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। साथ ही आयातित तेल और सोने पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलाव मुमकिन है। देश के ही कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात इसका बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं। वे लगातार एक ऐसा अनुकूल वातावरण बना रहे हैं जो भारी मात्रा में फैक्ट्रियों और विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी रुपया तेजी से गिरता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में हस्तक्षेप करता है। वो अपने रिजर्व से डॉलर बेचकर बाजार को संभालते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक तात्कालिक बचाव है, कोई परमानेंट इलाज नहीं। केवल इन नीतियों से अर्थव्यवस्था की बुनियादी कमजोरियों को दूर नहीं किया जा सकता। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि एक स्थायी और मजबूत मुद्रा किसी शॉर्टकट से नहीं आती। इसके लिए धन बनाने, नए आविष्कार करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की मानसिकता चाहिए होती है। हमें वो देश बनना होगा जो सिर्फ दूसरों के बनाए उत्पाद इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि बेहतरीन उत्पाद बनाकर पूरी दुनिया को निर्यात करता है। हमें सिर्फ आम खाने वाला नहीं, बल्कि जूस और अचार बनाकर बेचने वाला देश बनना होगा। तो इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। जाते जाते जरा इस सवाल पर सोचिएगा, यदि वैश्विक बाजार हर चीज से ज्यादा वैल्यू क्रिएशन का सम्मान करते हैं तो रुपए के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारे अपने देश के इनोवेशन यानी नवाचार को कितनी बड़ी भूमिका निभानी होगी। क्या हमारी रोजमर्रा की उत्पादकता ही वैश्विक मंच पर हमारी असली ताकत तय करती है? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।